मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये वेरी रफ इंक्लाइन प्लेन है, ये सफिशिएंटली रफ है, ये सफिशिएंटली रफ है टू सपोर्ट रोलिंग, टू सपोर्ट रोलिंग। इसमें फ्रिक्शन सफिशिएंट है कि ये रोलिंग को सपोर्ट कर सकता है। और आपने यहां से किसी चीज को छोड़ दिया है इस तरह से रिस्ट पे, यहां से आपने रिस्ट पे किसी को छोड़ दिया है, तो जब ये यहां पहुंचेगा नीचे, जब यहां पहुंचेगा नीचे, तो इसकी एक वेलोसिटी होगी और इसकी एक ओमेगा होगी। v और ओमेगा में एक रिलेशन होगा, v और ओमेगा में एक रिलेशन होगा, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, अगर इसकी रेडियस r है, अगर इसकी रेडियस r है, ठीक है, अगर इसकी रेडियस r है, एग्रीड, तो उसकी ये होगी क्योंकि रोल करता हुआ आ रहा है। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर सेंटर ऑफ मास की कितनी है, l है, यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर l है, हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन वर्क नहीं कर रहा है, सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, ऑल्दो फ्रिक्शन इज नॉट जीरो बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, देयरफॉर ऑल्दो फ्रिक्शन इज नॉट जीरो बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो, देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी, और हम कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इज स्टिल एप्लीकेबल। देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, और जो वर्क कर रहा है ग्रेविटी वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकता है। तो जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा। हम क्या लिख देंगे, mgh, mgh मतलब कितना बताओ, यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, वर्टिकल हाइट, यहां से यहां तक की वर्टिकल हाइट कितनी होगी, h बताओ, L साइन, mgh इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं, ये VCM स्क्वायर है, हम इसको बोलते हैं हाफ m VCM स्क्वायर को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हम इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर हम क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और इस दोनों को क्या बोलते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, और इन दोनों को कंबाइंड कर दो, दैट इज कॉल्ड टोटल काइनेटिक एनर्जी, एग्रीड। अब मुझे ये बताओ कि मैं अगर रेशियो निकालना चाहता हूं, के ट्रांसलेशनल बाय के टोटल, मैं निकालना चाहता हूं के ट्रांसलेशनल बाय के टोटल, कितना आएगा। के ट्रांसलेशनल का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर, और के टोटल का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ICM, ओमेगा का मतलब है v बाय आर का स्क्वायर, यही ना, हाफ कट गया, v स्क्वायर कट गया, कितना बच गया, m बाय m प्लस ICM बाय आर स्क्वायर, एग्रीड। इसको लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस ICM बाय एम आर स्क्वायर। जैसे अगर ये रिंग होता, अगर ये रिंग होता तो ICM बाय एम आर स्क्वायर होता 1, तो रिंग के लिए ये रेशियो क्या आएगी बताओ, ये रेशियो रिंग के लिए क्या आएगी, ये जो रेशियो है 1/2, रिंग के लिए आएगी 1/2। इसका मतलब है 50% ट्रांसलेशनल है और 50% रोटेशनल है, एग्रीड। आधी ट्रांसलेशन और आधी रोटेशनल है। डिस्क के लिए क्या आएगी, डिस्क के लिए आएगी 2/3। इसका मतलब क्या है, 66.6% टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, ट्रांसलेशनल, और 33.3% किस फॉर्म में होगी, रोटेशनल होगी। तो क्या देख रहे हो, अगर मैं एक डिस्क को, एक स्फीयर को, एक सॉलिड स्फीयर, एक हॉलो स्फीयर, सबको यहां से छोड़ देता हूं, सेम डिस्टेंस आने देता हूं रोलिंग के साथ,
सेम डिस्टेंस आने देता हूं। एल सेम है, थीटा सेम है, एल सेम है, थीटा सेम है, मास भी सेम है मान लो। एक बार डिस्क है, एक बार हॉलो स्फीयर है, एक बार सॉलिड स्फीयर, सबको छोड़ देता हूं। सबसे ज्यादा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? इक्वल होगी। यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी सबकी इक्वल होगी। टोटल इक्वल, लेकिन वो टोटल का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा। सबसे ज्यादा याद रखना, अगर 100 पार्ट हैं, ये हो गया 50%, ये हो गया 66.7%। हॉलो स्फीयर में क्या होगा बताओ? यहां क्या लिखोगे? 2/3, तो कितना आएगा? 3/5। यहां 2/3 देंगे, 1 + 2/3, ये कितना हो गया? 60%। सॉलिड स्फीयर 5/, ये हो जाएगा 2/5, हाँ 5/7। 5/7 लगभग कितना परसेंट होगा जी? 49 पॉइंट समथिंग। 500/7, 7 7 जा 49, नो 71% लगभग 71%। तो क्या देख रहे हो? सबसे ज्यादा ट्रांसलेशनल में कौन रखता है? सॉलिड स्फीयर। और सबसे कम कौन रखता है? रिंग। तो याद रखना, सेम लॉस हो रहा है, लेकिन याद रखना, याद क्या करना, बड़ा सिंपल सा चीज है, समझो। हम लिख रहे हैं ICM/mr²। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है रेशियो ऑफ रोटेशनल पार्ट बाय रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल पार्ट। ये क्या बता रहा है? रेशियो ऑफ रोटेशनल पार्ट बाय रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल पार्ट। दिस इज रोटेशनल पार्ट, रोटेशनल बाय ट्रांसलेशनल, यही ना? ICM कौन सी प्रॉपर्टी है? रोटेशनल, और mr² ट्रांसलेशनल। यानी हम ये कह सकते हैं जिसकी ये रेशियो ज्यादा होगी उसका रोटेशनल पार्ट ज्यादा होगा, जिसकी ये रेशियो ज्यादा होगी उसकी रोटेशनल पार्ट ज्यादा होगी। जैसे हम ये कहें कि सबसे ज्यादा ये रेशियो किसका है? ICM/mr², रिंग का है ना? यानी रिंग के पास, रिंग की जो रोटेशनल प्रॉपर्टी है वो, इसकी रेशियो रिंग के लिए आती है 1, और यही रेशियो जो है डिस्क के लिए आती है 1/2, यही ना? इसका मतलब रिंग की रोटेशनल प्रॉपर्टी डिस्क की रोटेशनल प्रॉपर्टी से ज्यादा है तो ट्रांसलेशन कम होगी। रिंग की रोटेशनल प्रॉपर्टी ज्यादा है तो रिंग की ट्रांसलेशन कम है, इसलिए रिंग कम ट्रांसलेशन रख रहा है और डिस्क ज्यादा ट्रांसलेशन। खैर, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब तुम इस बात को देखो तो तुम ये स्पीड पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये होगी, अब हम एक क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और क्लास के अंत में तुमको बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन तुमको कहाँ से बना। सब क्वेश्चन मैं कराता जा रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरा केस ले रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं तुमसे, ये तो खैर IIT ने पूछ दिया है तो मुझे जो चीज पूछ चुका उसको पढ़ाने में ज्यादा मजा नहीं आता है, फिर भी मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, देखो ये एक सरफेस इस तरह से, ये एक कर्ड टाइप का सरफेस है, हर जगह रफ है, नो स्लिपिंग एनीवेयर, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है,
सफिशिएंटली रफ है, ये इतना रफ है कि ये कहीं भी स्लिपिंग को प्रिवेंट कर पा रहा है, नो स्लिपिंग एनीवेयर, कहीं भी ये स्लिप या स्किड नहीं करने देता है। यहां से एक बॉल रोल करता हुआ आ रहा है, यहां से कोई चीज रोल करता हुआ आ रहा है, इसकी स्पीड है v, इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा, क्योंकि ये रोल करता हुआ आ रहा है, v नॉट इज इक्वल टू v नॉट बाई आर है, ये है r, ये ऊपर जाएगा, ऊपर चढ़ेगा और एक जगह रुक जाएगा, ये यहां पे आके रुक जाता है, इट कम्स टू रेस्ट हियर, अगेन इट वुड कम बैक, एक हाइट गेन करेगा और रुक जाएगा। ठीक है, एग्रीड। इसकी हाइट दी हुई है, ये कितने हाइट को गेन करने पे रुक रहा है वो दिया हुआ है। ये यहां से जिसका स्टार्टिंग में सेंटर मास का हाइट था, ये यहां से जो हाइट ऑफ सेंटर मास ये गेन करता है वो है अंडर रूट ऑफ 6 ये दिया 5v स्क्वायर बाय 6g, इतने हाइट पे रुक जाता है। तो पहचानो ये बॉडी कौन है, पहचानो ये बॉडी क्या है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, रिंग है, क्या है, व्हाट इज दिस बॉडी। तो कैसे पहचानोगे, कैसे पहचानोगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, यस सर, लिख सकते हैं। अगर वर्क का वो लगा रहे, वर्क यहां से यहां गया, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, -mg एच सेंटर ऑफ मास। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हो, यहां से यहां गया, नॉर्मल ने वर्क किया नहीं, फ्रिक्शन ने वर्क किया नहीं, क्योंकि कहीं स्लिपिंग नहीं हुआ है। हाँ सर वो हाइट 5v0 स्क्वायर होगी क्या? हाँ 5v0 स्क्वायर, तो -mg, क्योंकि जब ये ऊपर यहां से यहां जाएगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, ग्रेविटी कितना वर्क करेगा, सेंटर मास की हाइट कितनी गेन हुई, इतनी, इज के फाइनल 0 माइनस के इनिशियल, यहां से जाएगा mgh सेंटर ऑफ मास, के इनिशियल क्या होगा, हाफ m v0 स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर, ये ना। यस सर, और h सेंटर मास तुमको दिया हुआ है 5v0 स्क्वायर बाय 6g, तो क्या करोगे, v0 स्क्वायर v0 स्क्वायर v0 स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, mg 5 बाय g से g कट गया, क्या चीज शायद देख लेते हैं, 5mg बाई 3, 5m बाई 3, सॉरी g से g कट गया, नहीं 5m बाई 3 क्यों, हाँ 2 से कैंसिल कर देते हैं, 5m बाई 3 इज इक्वल टू m प्लस ICM बाई आर स्क्वायर, यहां से ICM कितना आ रहा है बताओ, 2/3 mr स्क्वायर, ये ना, agreed? यस सर, which body is this, identify the body, 4 ऑप्शन दिया होगा। IIT के प्रीवियस ईयर में रिंग आता है, क्योंकि डेटा कुछ और है, मैंने कुछ और लिया डेटा, देखिएगा उसमें, ठीक है। ये हो गया mr स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, हॉलो स्फीयर हो गया, पहचान गए। चलो अब मुझे ये बताओ, यहां फ्रिक्शन किधर, जब ये ऊपर जा रहा था, तो फ्रिक्शन लग रहा था, यहां तो नहीं लग रहा था, यहां तो फ्रिक्शन 0 था, पर यहां फ्रिक्शन लग रहा था। कितना फ्रिक्शन लगेगा यहां, किधर लगेगा फ्रिक्शन, किधर लगेगा, ऊपर या नीचे, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन। जब ये ऐसे जा रहा था, किसी इंस्टेंट पे स्लो होते होते रुक गया, फ्रिक्शन किधर ऐड कर रहा था, यहां पे, डाउन द इंक्लाइन या अप द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, नहीं डाउन द इंक्लाइन नहीं ऐड कर रहा था। अगर फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन ऐड करेगा
तो इसका ओमेगा वेनिस कैसे होगा ये बताओ। अगर फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन, दो चीजें हैं, या तो अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन। चलो ले लो उसको डाउन द इंक्लाइन, मान लेते हैं फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन लग रहा है, ठीक है, एग्रीड। इसका मतलब फ्रिक्शन का टॉर्क क्लॉकवाइज है, हाँ सर। तो ओमेगा को जीरो कौन करेगा? ओमेगा को तो बढ़ना चाहिए ना, सर फिर अब द इंक्लाइन ले, पहले बता दिया। जब भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना होगा तो एक बात यह को ध्यान रखना, एक्सिलरेशन के लिए तो mg sin थीटा भी है, अकेला एक्सिलरेशन के लिए तो ग्रेविटी भी है कुछ, इसको इसकी स्पीड को घटाने बढ़ाने का काम तो एक्सिलरेशन भी कर सकता है, ग्रेविटी भी कर सकता है, बट ओमेगा को चेंज करने का काम सिवाय फ्रिक्शन के कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए चूंकि ओमेगा में एक्सक्लूसिविटी है, किसकी? ओमेगा को चेंज करने का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है? फ्रिक्शन के पास। फ्रिक्शन का ही टॉर्क होगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन जब भी डिटरमाइन करना होगा तुमको यह सोचना है कि टॉर्क किधर चाहिए। तुमको यहां पर ओमेगा को जीरो करने के लिए टॉर्क किधर चाहिए? ऐसे चाहिए ना टॉर्क, और ऐसे टॉर्क तब मिलेगा जब फ्रिक्शन ऊपर ऐड करेगा। तुम बोलोगे सर इसका मतलब है अगर ये फ्रिक्शन लेस होता, अगर ये फ्रिक्शन लेस होता तब इस पे एक फोर्स लग रही होती, इसकी एक्सेलरेशन डाउन होती, कितनी होती? जी साइन थीटा। लेकिन अब ये ऊपर लग गया तो इसकी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नीचे की तरफ पहले से घट गई, बिल्कुल। जितने टाइम में इसकी अगर फ्रिक्शन लेस होता तब ये जितने टाइम में स्टॉप होता, अब उससे ज्यादा टाइम लगेगा स्टॉप होने में, क्योंकि अगर फ्रिक्शन लेस होता तो यहां पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा होता mg sin थीटा, और अब ये इसको सपोर्ट कर रहा है। अभी भी नेट वैल्यू नीचे ही है, याद रखना। पहले इसकी वैल्यू mg sin थीटा थी 10 न्यूटन, ये था ही नहीं, टॉर्क था ही। अगर फ्रिक्शन लेस होता तो अपोजिंग फोर्स होता 10 न्यूटन, अपोजिंग टॉर्क 0 होता। अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इधर लग गया मान लो 4 न्यूटन, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया? 10 - 4 6 न्यूटन। तो पहले के कंपैरिजन में रिटार्डेशन घट गया, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड घट गया, लेकिन इसको एक टॉर्क मिल गया, अल्फा मिल गया, तो ये इसको रोकेगा, यहां 0 होगा। तो याद रखना, फ्रिक्शन चाहे वो नीचे आए ऊपर से या ऊपर से नीचे जाए, चाहे वो रोल करता हुआ ऊपर जाए या ऊपर से रोल करता हुआ नीचे आए, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर ही करेगा एक्ट। एग्रीड? ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये स्मूथ होता, फ्रिक्शन लेस होता, तब ये कितने हाइट तक जाता? पहली बात ये समझ लीजिए, फ्रिक्शन ऊपर ऐड करेगा। चलो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं, क्योंकि उसके बेस्ड मेरा अगला क्वेश्चन होगा। यही चीज है, सब कुछ सेम है। ये V0 था, ये ओमेगा नॉट था जो कि V0/R है, ये एक सॉलिड हॉलो स्फीयर है। ये भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा और फिर वापस आएगा। ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन लेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। V²/2g जाएगा ना, बिल्कुल। अब क्या होगा इस केस में, जरा सोचो। ये आया यहां पर रोल करते हुए, यहां चढ़ा, जैसे स्टूबर चढ़ेगा तो अब स्टूबर फोर्स कौन कौन सा ऐड करेगा बताओ? एक फोर्स ऐड कर रहा होगा इधर mg sin थीटा, mg का एक कंपोनेंट कर रहा होगा ना, इधर ऐड कर रहा होगा mg cos थीटा। नॉर्मल फ्रिक्शन तो है ही नहीं, किसी का टॉर्क है इसके ऊपर? नहीं है। इसका मतलब टॉर्क 0 होने की वजह से इसका ओमेगा कंजर्व रहेगा। टॉर्क 0 होने की वजह से इसका ओमेगा कंजर्व होगा। अब घटेगा कौन? सिर्फ ये स्पीड घटेगा, ये नहीं घटेगा। तो ये ओमेगा नॉट कंजर्व रहेगा, इस पूरे मोशन में ओमेगा नॉट कंजर्व रहेगा, बिकॉज देयर इज नो टॉर्क। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे रुकेगा तो इसकी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी हो चुकी होगी 0, और रोटेशनल वही रहेगा, ओमेगा ही रहेगा। समझ रहे हो? इसीलिए इस केस में तुमको अगर ये हाइट करना है, हाइट, यहां तुम क्या किए थे, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों को कन्वर्ट कर दिए थे mgh में। यहां क्या करोगे, सिर्फ ट्रांसलेशनल को कन्वर्ट कर दोगे mgh में, रोटेशनल को नहीं करोगे। तो अब यहां ये हाइट कम गेन करेगा,
पिछले वाले केस के कंपेरिजन में अब ये हाइट कम गेन करेगा। क्यों करेगा कम गेन? यहां ये और ये दोनों दिस प्लस दिस कन्वर्ट हो गए, क्या बन गया था? MGH। यहां सिर्फ ये होगा MGH, ये कंजर्व रहेगा। समझ रहे हो ना? तो यहां जो तुम्हारा हाइट होगा उसके लिए तुम क्या लिखोगे? लॉस इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी MGH। यहां लिखोगे हाफ m v नॉट स्क्वायर इज MGH। यहां से h आएगा v नॉट स्क्वायर बाय 2g। एग्रीड? अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको बताना, इसी से रिलेटेड है, मिटाओ इसको। दूसरा क्वेश्चन ये है, रोटेशन खत्म होने के बाद आई थिंक 4 क्लास विद इन 4 क्लासेस रोटेशन वुड बी कंप्लीटेड। उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शंस हैं टॉपिक स्टार्ट करने के, जो आपका हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, आई एम गोइंग टू टेक योर नेक्स्ट टॉपिक एज फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है? मैं तुम लोग एक टेंटेटिव वो दूंगा, प्लानर दूंगा, जो मैंने 12th और ड्रॉपर में दिया है। कौन से डेट को टेंटेटिवली कौन सा टॉपिक शुरू करूंगा, कौन सा खत्म करूंगा, ताकि तुमको पता हो कि तुम्हारा किस सीक्वेंस में टॉपिक चलने वाला है और किस दिन सिलेबस खत्म होने वाला है। ठीक है? देखो, मेरे पास एक इस तरह से कर्ड पाथ है, इस तरह से कर्ड पाथ है, यहां से लेकर यहां तक वेरी रफ है, और यहां के बाद मतलब ये जो पोर्शन है ये बहुत रफ है, इतना रफ है कि ये सपोर्ट करता है रोलिंग को, और ये जो पार्ट है ये स्मूथ है। मैं यहां से एक बॉल को छोड़ रहा हूं, इस बॉल को कोई नाम दे देते हैं, सॉलिड स्फीयर दे दो। किसी क्वेश्चन में सिर्फ स्फीयर लिखा हुआ है, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर होता है। इसको यहां से छोड़ दिया, किस हाइट से? यहां से मैंने इसको एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ दिया, और जिस हाइट की वैल्यू हम मान लेते हैं, इस हाइट की वैल्यू है h1। ये रोल करेगा, यहां जब तक ये रोल करता हुआ आएगा तो यहां कहीं इसका स्लिपिंग नहीं है, इसको यहां रेस्ट पे से छोड़ दिया, h1 हाइट से इसको हमने छोड़ दिया। जब यहां पहुंचा, इसके पास एक वेलोसिटी था और एक ओमेगा था, v/r। एग्रीड? अब उसके बाद ये चढ़ेगा तो यहां पर आके ये फिर ये लास्टली स्टॉप होगा। यहां इसकी ओमेगा वही रहेगी, ओमेगा जो इसने यहां गेन कर लिया वही रहेगा सेम। यहां के बाद इसका ओमेगा कंजर्व रहेगा, बट इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हो जाएगा 0। हमको h1 और h2 का रेशियो निकालना है, हमको h1 और h2 का रेशियो निकालना है। ठीक है? शुरू में जिस हाइट से छोड़े थे और इस साइड जो मैक्सिमम हाइट अटेन किया, दोनों बीच का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे, हम पहले A से लेके B तक आते हैं, A to B क्या कर देंगे? हाँ, h2 by h1 is equal to 5/7। देख लेते हैं। mg h1 is equal to half m v स्क्वायर प्लस हाफ ICM कितना होता है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr स्क्वायर इंटू v/r का स्क्वायर, ये ना। सो mg h1 is equal to हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/5 mv स्क्वायर। एग्रीड? अच्छा, अब जब मैं लिखूंगा H2 को तो क्या लिखूंगा? B to C। अगर हम B से C तक जाएं तो क्या लिखेंगे? mgh2 gain in the potential energy is equal to loss in only this part ना। तो ये तो कंजर्व रह गया, K इनिशियल और K फाइनल ये तो सेम है, ये कन्वर्ट हो गया। हमको दोनों का रेशियो निकालना है, निकाल सकते हैं।
डिवाइड कर दो दोनों को। सो H1/H2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/5/1/2, सही है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? नहीं, 10 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 + 2 7/5, सही है। 7/5 H2/H1 ही 5/7, करेक्ट, सही है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन में, आईडी ये क्वेश्चन ही पूछ चुकी है, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ सर ये B2C वाले का केस में देखो, B2C में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे तुमने इसको V दे दिया, ओमेगा दे दिया और छोड़ दिया। अब ये B से जब C जाएगा, इस पूरे प्रोसेस में फ्रिक्शन है ही नहीं, क्योंकि स्मूथ है। इसका मतलब टॉर्क 0 है, क्योंकि mg और नॉर्मल सेंटर मास से ही पास करता है। mg और नॉर्मल सेंटर मास से वो टॉर्क नहीं देता है। तो टॉर्क कौन दे सकता था? इस ओमेगा को कम करने के लिए टॉर्क चाहिए ना। यस सर। तो फ्रिक्शन, तो यहां फोर्स तो है, यहां एक रिटार्डिंग फोर्स तो है mg sin थीटा, बट एक रिटार्डिंग टॉर्क नहीं है। तो फोर्स है इसलिए वेलोसिटी बदलेगा, बट टॉर्क नहीं है इसलिए ओमेगा नहीं बदलेगा। तो ओमेगा इसका थ्रू आउट द मोशन कंजर्व रहेगा। ये जो टॉप मोस्ट पे रुकेगा, ये स्पिन करता हुआ रुकेगा, यानी उसको घिसता हुआ रुकेगा। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उसको घिसता हुआ वहां रुकेगा। तो इसका हम कह रहे हैं, इसके पास 2 काइनेटिक था यहाँ, एक ट्रांसलेशनल एक रोटेशनल। ये ट्रांसलेशनल और ये रोटेशनल था। जब ये यहां से हाइट h2 तक जाएगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, नेगेटिव वर्क डन या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहां से यहां जब जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और पोटेंशियल एनर्जी का गेन होगा। यहां से यहां तक जाएगा तो काइनेटिक का लॉस होगा, पोटेंशियल का गेन होगा। बट कौन से काइनेटिक का लॉस होगा? इसका सिर्फ ये ट्रांसलेशनल पार्ट का जो है लॉस होगा, इसका लॉस नहीं होगा। ये तो कंजर्व है, एग्रीड ना? यस सर। तो सिर्फ ये पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? mgh में। क्योंकि जब ये यहां पर था तो इसके पास ये पार्ट था यहां पर, और जब यहां पहुंचा तब भी ये पार्ट है ही। तो जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज लोगे तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एग्रीड? अब मुझे ये बताओ, मेरे पास एक ट्रैक है, ऐसा हमारे पास एक वेरी रफ ट्रैक है, हमारे पास एक बहुत ही रफ ट्रैक है। और मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन चेंज होगा। डिस्क के लिए अलग आता है, रिंग के लिए अलग आता है, हॉलो स्फीयर के लिए अलग आता है और सॉलिड स्फीयर के लिए अलग आता है। मेरे पास एक इस टाइप का एक ट्रैक है, ऐसे करके। ये कैसा ट्रैक है? ये ट्रैक है ऐसा। ये कह सकते हो सिलिंड्रिकल या सर्कुलर ट्रैक है। ये सिलिंड्रिकल होगा या स्फेरिकल कुछ होगा। और इसका जो रेडियस है वो है r। ये क्या है? ए वेरी रफ ट्रैक, a very rough track, a very rough vertical circular track, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r। यहां से बॉल रोलिंग आता है, यहां से एक बॉल आता है V0 और ओमेगा नॉट से रोल करता हुआ। इसका कोई नाम दे देते हैं, इसको कुछ भी दे देते हैं, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी। एससीएफ वर्मा में सॉलिड स्फीयर दिया है, इसलिए मैं इसको डिस्क ले रहा हूं। ये डिस्क है जो यहां से रोल करता हुआ, ये प्योर रोलिंग में यहां पे आ रहा है, ये रोलिंग में आ रहा है। यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी V0 है और ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? V0/r। इसकी रेडियस है स्मॉल r और इसकी रेडियस कितनी थी? कैपिटल R। तो ये एंटर करेगा, ऐसे ऐसे चढ़ता जाएगा। हम चाहते हैं ये पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले, पूरी सर्किल कंप्लीट कर ले बिना कहीं कांटेक्ट छोड़े।
तो इसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए, हम जानना चाहते हैं इसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये यहां से रोल करता हुआ चढ़ेगा इसके ऊपर। हम ये क्वेश्चन पहले बनाए थे काइनेमेटिक्स में, जहां हम इसको क्या लेते थे, एक ब्लॉक लेते थे और स्पीड होता था √5gr, यही ना। हाँ सर। हमने ये क्वेश्चन पेंडुलम में इसमें किया था, √5gr दे दो, कहीं भी टेंशन जीरो नहीं होगा, कहीं भी नॉर्मल जीरो नहीं। बट ये डिफरेंट केस, इसको रोल करता हुआ यहां पहुंचना है, इसको रोल करता हुआ यहां पहुंचना है। तो यहां इसकी स्पीड हो गई मान लो v, यहां इसकी स्पीड हो गई v और ओमेगा हो गई ऐसे, जहां ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी v/r। ठीक है ना, ये रोल करता हुआ आएगा ना भाई, हाँ सर, हाँ सर। यस सर। ऐसे करके कर्व है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा और ऐसे रोल करता हुआ। मतलब एक बड़ा सा बॉल ले लो, उसके अंदर एक दूसरे बॉल को रोल करो इतना जोर से कि वो उस बड़े बॉल के सरफेस पे रोल करता हुआ, यहां से रोल करता हुआ जाए और रोल करता हुआ पूरा सर्किल कंप्लीट करके ऐसे ऐसे करने लगे। कर सकते हैं ना। आपको बताना है फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ रोलिंग एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट सो दैट इट कंप्लीट्स द सर्किल। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम स्पीड, मिनिमम रोलिंग स्पीड v0 so that it completes the circular track, circular path without leaving the track, without leaving the track। ये ट्रैक कहीं लीव ना करे तो क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे मान लेते हैं यहाँ इसकी स्पीड v0 और ओमेगा नॉट दी हुई थी और यहाँ मान लेते हैं इसकी स्पीड v है, तो एंगुलर स्पीड हो जाएगी v/r। एग्रीड। ट्रैक है वो रफ है ना पूरा? हाँ रफ है, वेरी वेरी रफ, इतना रफ है कि लिखा हुआ है कि कहीं भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। सर तो आंसर √11 जी। कितना, √11 जी r minus r upon 3 मैंने तो क्वेश्चन क्रिएट किया, सॉल्व करता हूं, मुझे तो पता नहीं आंसर क्या है। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे घुमा दिया। तो पहला मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, यहां स्पीड मान लिया v और ये है। पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। यहां से यहां तक में वर्क किसने किया, ग्रेविटी ने। सही है जी, हाँ सर। -mg r-r। क्यों, क्या चीज, r minus 2r 2 टाइम्स ऑफ r माइनस, करेक्ट। देखो पहले यहां से सेंटर ऑफ मास की डेप्थ क्या थी, कैपिटल आर में से इसकी रेडियस घटा दो। ये रेडियस कितनी हाइट, स्मॉल आर ना, ये हाइट है स्मॉल आर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा r-r, होगा ना। और जब ये ऊपर पहुंचेगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तब भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर और ये डिस्टेंस स्मॉल आर, ये होगा r-r। तो सेंटर मास ने कितना हाइट गेन किया, 2 टाइम्स ऑफ r-r इज इक्वल टू k फाइनल हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ डिस्क है तो mr स्क्वायर बाय 2 इंटू v/r का स्क्वायर। k फाइनल क्या है, हाफ m vcm स्क्वायर प्लस हाफ i का मतलब डिस्क के लिए i क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2 इंटू दिस ओमेगा स्क्वायर माइनस ये k फाइनल है। इनिशियल k था हाफ m v0 स्क्वायर, हाफ m v0 स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर बाय 2 इंटू v0 बाय r का होल स्क्वायर। सही है जी, यस सर। यहां से आएगा -mg 2 टाइम्स ऑफ r माइनस r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो 3/4 mv स्क्वायर माइनस 3/4 m v0 स्क्वायर। m कट गया, आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 8g
बाय 3 इंटू आर माइनस, सही है क्या? सबको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 4/3, सही है। क्या हुआ? माइनस इधर माइनस v नॉट स्क्वायर प्लस 8g/3 आएगा। सर v नॉट स्क्वायर उस साइड। अच्छा, वी नॉट इज वी स्क्वायर इक्वल, अच्छा यहाँ क्या गलती हुआ है? नहीं सर सही है, सही तो है, ये सही है। सही है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ से निकालोगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। फर्क क्या पड़ रहा है? पहले सिर्फ ट्रांसलेशन होता था और ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहा है। पहला वर्क एनर्जी थ्योरम। दूसरा, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब बताओ सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्टरी क्या है? सेंटर ऑफ मास का ट्रेजेक्टरी है सर्कुलर मोशन, है ना? सेंटर ऑफ मास एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक पे दो एक्सेलरेशन होता है, कौन कौन? एक होता है टेंजेंशियल, एक होता है रेडियल। तो इस सेंटर ऑफ मास की दो एक्सेलरेशन होनी चाहिए, यहाँ एक होनी चाहिए इस डायरेक्शन में और एक अगर होगी तो इस डायरेक्शन में, यही ना? यहां फोर्स कौन कौन सा है? mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितनी है? 0। यहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक इंक्लाइन प्लेन बनेगा जिसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 है, ग्राउंड है ना? तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन की वैल्यू अगर रोलिंग में है तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ यहां पर mg नीचे ऐड कर रहा होगा, एग्रीड? नॉर्मल किधर ऐड कर रहा होगा? नीचे। सर नॉर्मल तो 0 ही हो जाएगा ना। हाँ, वो तो बाद में होगा ना, वो तो बाद में होगा ना, वो तो बाद में होगा ना। अभी अगर नॉर्मल है तो किधर होगा? नीचे, क्योंकि जो बॉल है उसके ऊपर है, ये दीवार जो है वो बॉल के ऊपर है, ये जो ट्रैक है वो बॉल के ऊपर है और ट्रैक बॉल को दबा रहा है, प्रेस करेगा, तो नॉर्मल नीचे होगा। तो यहां क्या लिख दोगे? n प्लस mg सेंटर के तरफ मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू, बिकॉज ये सर्कुलर मोशन में है तो इसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितनी है? v स्क्वायर बाय r है। v स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे? इसकी एक्सेलरेशन सेंटर r माइनस r, क्योंकि ये जिस ट्रैक पे घूम रहा है, ये जिस ट्रैक पे घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है? r माइनस r, और इसकी स्पीड कितनी है सेंटर मास की? v, तो v स्क्वायर बाय r माइनस r लिखोगे, एग्रीड? अगर तुम चाहते हो ये जस्ट एबल टू कंप्लीट सर्किल तो नॉर्मल कहीं 0, यहां नॉर्मल को लगभग 0 मान लो। मिनिमम केस के लिए नॉर्मल यहां 0 होना, जिसके पहले 0 हुआ वो ट्रैक छोड़ देगा, इसके पहले 0 हुआ तो वो ट्रैक छोड़ देगा, छोड़ेगा ना? तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे नॉर्मल को 0 कर दो मिनिमम निकालने के लिए, क्रिटिकल केस के लिए। इसको 0 करोगे तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा? r g टाइम्स ऑफ r माइनस r, और v स्क्वायर को यहां डाल दो, g टाइम्स ऑफ r माइनस r, सही आ रहा है तुम्हारा। v स्क्वायर को यहां डाल देंगे कितना? g टाइम्स ऑफ r माइनस r। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो v स्क्वायर के बदले क्या डाल दोगे? g टाइम्स ऑफ r माइनस r इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 8g बाय 3 टाइम्स ऑफ r माइनस r, एग्रीड? तो यहां से आएगा तुम्हारा v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 11g इंटू r माइनस r बाय 3, एग्रीड? देखो तुम लोग, सही है क्या? सर तो डिस्क्राइब कॉमन केस हो जाएगा ना कि इसको इतनी चाहिए तो वो पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। करेक्ट, बिल्कुल। मतलब इससे कम में ये कहीं ना कहीं ट्रैक छोड़ देगा,
इससे कम स्पीड देंगे तो किसी पॉइंट पे ट्रैक छोड़ देगा, ये ना। यस सर। तो बिकॉज एक क्वेश्चन किसी इस टाइप के डेलिकेट केसेस के लिए एक क्वेश्चन थोड़ा कम होता है, हमको एक और क्वेश्चन लेना चाहिए। जो पहली बार में हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा दिक्कत आई होगी, तो इसी को हम एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इससे स्पीड कम देके पूछते हैं कहाँ पे ट्रैक छोड़ देगा। इससे कम स्पीड दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किस एंगल पे ट्रैक छोड़ देगा, पूछ सकते हैं ना। सॉलिड स्फीयर को इससे कम वेलोसिटी रहेगी क्या? सॉलिड स्फीयर होता तो कम वेलोसिटी लगती कि हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या सोचो, अगर सॉलिड स्फीयर होता तो कम वेलोसिटी लगती कि ज्यादा वेलोसिटी लगती? ये टर्म तो सेम आएगा। इसको क्या मतलब है सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर से, कोई मतलब है क्या? ये इक्वेशन सॉलिड और हॉलो और डिस्क के लिए अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? सेम आएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ये होनी चाहिए, क्रिटिकल। और यहां ये बताओ कि ये टर्म 3/4 जो आ रहा है, ये सॉलिड स्फीयर होता तो ये क्या आता? यहां कितना आता? 2/5। यस। ये आता 2/5, ये होता, ये टर्म होता 2/5, यानी होता 1/5, यानी होता 7/10। ये आता 7/10, ये आता कितना? 7/10। सही है? बताओ, यहां हम लिखते हैं 2/5, इसको लिखते हैं 2/5 हमारे स्क्वायर, 2 से 2 कट जाता, 1/2 प्लस 1/5, 1/2 प्लस 1/5 कितना होता है जी? 7/10। ये आता 7/10। तो 7/10 मतलब 0.7, ये 0.7, वो कम होता, ये चीज कम होता नहीं, यस सर। ये कम होता तो ये होता ज्यादा, ये होता ज्यादा। क्योंकि जब तुम इस चीज से मल्टीप्लाई, यहाँ 7/10 होता है, ये 10/7 से मल्टीप्लाई होता है, ये 2 ये जो है ना, ये 10/7 से मल्टीप्लाई होता है। ज्यादा चाहिए रहता। तो ये होता ज्यादा, ये होता ज्यादा क्या, स्पीड ज्यादा चाहिए होता। सही है ना? हाँ सर, सॉलिड स्फीयर में तो ट्रांसलेशनल का परसेंटेज एकदम ज्यादा रहता है। हाँ होता है। सर उसका रीजन ये होगा ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो अपन ज्यादा स्पीड देंगे तभी उसकी वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ पाएगी। चलो एक काम करते हैं, एनालिसिस करने में कोई दिक्कत नहीं, जितना एनालिसिस करना चाहते हो। फिजिक्स में यही होता है, वंस यू गेट ए मिनिमम इंफॉर्मेशन इज द स्काई द लिमिट। तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम कितना भी डीप सोच सकते हो सकता है तुम वो चीज सोचने लगो जो कोई नहीं सोच रहा है, हो सकता है तुम वो सोचने लगो जो कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक बहुत डीप है। हो सकता है टीचर जो ना सोच रहा तुम वो भी सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन कहां से क्रिएट होता है? वहीं से क्रिएट होता है। चलो मैं काम कर रहा हूं, ये ट्रैक है और यहां से तुमने इसको फेंक दिया है विद स्पीड v0 और इसको ω0, ये v0/r है। ये जो पॉइंट है बॉटम मोस्ट, क्या ये इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है? तो क्या मैं इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी को सीधे लिख सकता हूं हाफ I/P इंटू ω0², क्योंकि ये इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एग्रीड? मैं कह रहा हूं ये यहां पहुंच गया, यहां इसकी स्पीड v है और यहां इसकी एंगुलर स्पीड ω है और ये ω = v/r है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ये पॉइंट Q है? तो इस पॉइंट पे इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इसकी टोटल काइनेटिक हाफ I/एक्सिस Q, सेम चीज, एक्सिस P ही है ये। मोमेंट इनर्शिया व्हाट, इसके और इसके व्हाट सेम होगा ना,
ICM प्लस एम आर स्क्वायर, ICM प्लस एम आर स्क्वायर, ICM प्लस एम आर स्क्वायर, है ना। फर्क सिर्फ इतना है, यहां ओमेगा नॉट था और यहां पर ओमेगा है, यही ना। अब मेरा इक्वेशन थोड़ा छोटा हो गया, क्या हो गया बता रहा हूं, माइनस एम जी आर माइनस आर 2 टाइम्स माइनस एम जी आर माइनस आर इज के फाइनल हाफ आई पी इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, सही है। यानी मैं लिख सकता हूं ओमेगा नॉट स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एम जी आर माइनस आर बाई आई पी, सही है। ठीक है, दूसरा मैं इसको लिख सकता हूं क्रिटिकल केस के लिए, एम जी नीचे नॉर्मल नीचे इज एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस आर। नॉर्मल को मैं 0 कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं एम जी को m इंटू एम बाई आर माइनस आर, और वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं, मैं वी स्क्वायर को लिख सकता हूं ओमेगा इंटू आर का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, सही है। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी नॉर्मल एन माइनस आर, ठीक है, हाँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी टाइम्स ऑफ आर माइनस आर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। यहां डाल दूं तो ओमेगा नॉट स्क्वायर चाहिए मिनिमम, ओमेगा नॉट टू कंप्लीट दिस, ओमेगा नॉट स्क्वायर होनी चाहिए, ओमेगा नॉट स्क्वायर होनी चाहिए g टाइम्स ऑफ r माइनस आर बाई आर स्क्वायर प्लस 4mg r माइनस आर बाई आई पी, सही है। अब मुझे ये बताओ, अब तुम कंपेयर करो, ये सबके लिए सेम, पहले हम चेक कर लीजिए सही है कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, ठीक। अगर ये डिस्क था ना, उस क्वेश्चन क्या था, डिस्क था ना, फॉर डिस्क आईपी कितना होगा बताओ, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर होगा। अगर ये डिस्क होता तो आई अबाउट पी क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, सही है। अगर ये डिस्क होता तो आई अबाउट दिस पॉइंट क्या होता, इस एक्सिस के अबाउट, आई अबाउट दिस एक्सिस कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2 और पैरेलल एक्सिस प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर होता। जरा डाल के देखते हैं, यहां डाल देते हैं 3/2 एम आर स्क्वायर, कितना आएगा, g टाइम्स ऑफ r माइनस आर बाय आर स्क्वायर, यहां मैं डाल रहा हूं 3/2 एम आर स्क्वायर, और मैं यहां डाल दूंगा 3/2 एम आर स्क्वायर, m से m कट जाएगा 8/3, सही है ना, 8/3, हाँ, कितना आ गया 11/3g, और इसको मैं लिख सकता हूं वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अगर मुझसे वी नॉट पूछा गया है तो, सही है ना। यानी हमारा ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये चीज सबके लिए सेम है, चाहे डिस्क हो, चाहे स्फेयर हो, चाहे हॉलो स्फेयर हो, चाहे सॉलिड स्फेयर हो, चाहे रिंग हो, चाहे हॉलो स्फेयर, कुछ भी हो, ये टर्म भी सेम है, एक ही फर्क है ना, आईपी ना, और आईपी में भी एक ही फर्क है, आईपी होता है आईसीएम प्लस एम आर स्क्वायर, इसमें ये भी सेम है, ये भी सेम है सबके लिए, है ना।
सिर्फ आईसीएम अलग अलग है। जिसकी आईसीएम ज्यादा उसको ओमेगा रिक्वायर्ड या वेलोसिटी रिक्वायर्ड कम। एग्रीड? इसको लिख दोगे आईसीएम प्लस एमआर स्क्वायर, तो प्लस एमआर स्क्वायर भी सेम। जिसकी आईसीएम ज्यादा उसकी ओमेगा रिक्वायर्ड ज्यादा, सॉरी कम। एग्रीड ना? यस सर। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, इतना ज्यादा अगर एनालिसिस पूछा जाता है तो। ठीक है सर ये किस चीज की जनरल फॉर्म है? ये जनरल फॉर्म है कि एक पर्टिकुलर बॉडी में कितनी स्पीड चाहिए ताकि वो यहां से रोलिंग और इसको प्लेस कर, यहां से एक बॉडी को रोल करा रहे हैं, यानी वी और ओमेगा दोनों दे रहे हैं, तो वो कितना वी और वी की वैल्यू कितनी दें। यहाँ एक वी नॉट और ओमेगा नॉट दे रहे हैं सच दैट ओमेगा नॉट इज वी नॉट बाय आर, तो कितनी वी नॉट दे ये पूरी सर्किल में घूम जाए बिना कहीं ट्रैक छोड़े। तो उसका ये जनरल फॉर्मूला है। इसको अगर हम कर देते हैं वी नॉट स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको लिख देते हैं वी बाय आर, वी नॉट बाय आर का होल स्क्वायर, तो हम इसको स्पीड भी निकल जाएगा। तो कितना ओमेगा नॉट या वी नॉट दें कि वो पूरा रोलिंग मोशन, ताकि वो पूरा सर्किल कंप्लीट कर दे। समझ रहे हो? सर हाँ अगर ये जो बाहर वाला जो सिस्टम है, जो बड़ा सर्कल है, हाँ। वो अगर मोशन में हो तो वो मोशन में होगा, इफेक्ट होगा। वो मोशन में होगा तो वो केस बाद में आएगा। अभी तो मोशन में नहीं, अभी तो फिक्स है। ये अगर मोशन में होगा ना, यही ना, यस सर। वो अभी नहीं पढ़ाए हैं, अभी तक नहीं पढ़ा है, उसको पढ़ाना बाकी है। ठीक है? यस सर। उसको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं एक ले रहा हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जिसमें कि इसी को एक्सटेंड कर रहे हैं। इसी को मतलब कंबाइंड एक्सिलरेशन विथ एक्सिलरेशन हो रहा है और एक्सिस भी चल रहा है, एक्सिलरेट कर रहा है, अल्फा भी है, और उसमें डिफरेंट केसेस में क्या करते हैं। देखो एक हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, एक दो क्वेश्चन, और समझना इसके इक्वेशन बस तुम समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके इक्वेशन अगर आप समझ जाते हैं तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, करना कुछ नहीं होता है। मान लो मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक टेबल है और इस तरह से एक पुली यहां लगा हुआ है, एक आइडियल पुली है, फ्रिक्शनलेस, मासलेस, मास भी नहीं फ्रिक्शन भी नहीं। एक टेबल है और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहां से एक धागा है, इस तरह से गया है, यहां से एक धागा इस तरह से गया है, ऐसे घुमा है, फिर यहां गया है। यहां पर इसके ऊपर एक डिस्क रोल किया हुआ है, यहां पर एक डिस्क है जो इसके ऊपर रोल किया हुआ है। ये जो धागा है ये इस डिस्क के ऊपर मल्टीपल टाइम्स रैप किया हुआ है, ये धागा इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स रैप किया हुआ है। ये एक सिलिंड्रिकल सॉलिड सिलिंड्रिकल क्या बोलेंगे, एक किस्म का रोल है, इसको ये धागा लपेटा हुआ है। इसकी मास है m, रेडियस है r, इसकी मास है स्मॉल m। स्लिप नहीं हो रहा, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, यहां कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा। तो होगा क्या, समझो जैसे ये होता है ऐसे करके है, तो ये जो दिख रहा है ना, ये इस तरह से है, तो ये रोल करता हुआ नीचे गिरेगा, ये नीचे भी गिरेगा और घूमेगा भी। समझ रहे हो ना? ये नीचे भी गिरेगा और घूमता हुआ नीचे गिरेगा। समझ रहे हो ना? तो फ्रिक्शन नहीं वो ब्लॉक यहां पे स्मूथ है, फ्रिक्शन भी दे सकते हैं।
बट वहाँ स्मूथ है, अभी तो स्मूथ है, पहला क्वेश्चन है स्मूथ ही देंगे, यहाँ स्मूथ है, ये फ्रिक्शनलेस है। आपको बताना है इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है, आपने इसको छोड़ दिया है, ये गिरेगा भी और अनवाइंड भी होगा। इसके ऊपर ये धागा लपेटा हुआ था टाइटली, मल्टीपल टाइम्स लपेटा हुआ था, तो ये घूमेगा भी और गिरेगा भी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि इसकी एक्सीलरेशन है A1 मान लो, मान लेते हैं इसकी एक्सीलरेशन है, सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन है A2, एग्रीड? और मान लेते हैं इसकी एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा, एग्रीड? मान लेते हैं इस धागे में टेंशन है T, तो बिकॉज ये मासलेस है, आइडियल है, यहां टेंशन T तो यहां भी टेंशन T, सही है? अब देखो इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए मैं लिख रहा हूं, इसके लिए मैं लिख रहा हूं ब्लॉक के लिए, मैं ब्लॉक की बात करूं तो इस ब्लॉक के ऊपर एक ही फोर्स को राइट खींच रहा है, वो है टेंशन T, और इसकी एक्सेलरेशन है A1, सही है? तो क्या मैं लिख सकता हूं, टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू A1, सही है ना? एग्रीड? दूसरा, इस पुली की बात कर रहा हूं मैं, इस पुली के ऊपर, इसके ऊपर सिलिंड्रिकल रोल के ऊपर इसका एक वेट ऐड कर रहा है, कितना? कैपिटल M इंटू जी, इसका वेट ऐड कर रहा है कैपिटल M इंटू जी, और यहां से एक धागे का टेंशन ऐड कर रहा है T। ये है ना दो फोर्स, और तो कोई फोर्स नहीं है, हवा में है लटका हुआ, नॉर्मल तो नहीं है। mg सेंटर ऑफ मास पे और टेंशन इसको खींच रहा है ऊपर। इसके पास दो चीजें हैं, क्या क्या है? एक तो इसके पास एक एक्सीलरेशन है, कितनी है? A2, और एक तो इसके पास एक एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा, ये है ना? तो क्या मैं लिख सकता हूं ट्रांसलेशन मोशन के लिए कि mg माइनस कैपिटल mg माइनस T इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A2, ठीक है? मैं लिख रहा हूं टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। mg का टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट है नहीं, टेंशन का टॉर्क है T इंटू R, T इंटू कैपिटल R। सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका टॉर्क है, कितना है? T टेंशन इंटू, देखो टेंशन इंटू कैपिटल R, ये इसका टॉर्क है, mg का टॉर्क है नहीं। दैट मस्ट बी इक्वल टू, सॉलिड सिलेंडर है तो क्या लिख दोगे? mr स्क्वायर बाय 2, ICM कितना होता है सॉलिड सिलेंडर का? mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, एग्रीड? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वही कर रहा हूं जो मैंने पहले किया था, ट्रांसलेशनल लिखा, पहला इसको लिखा, दूसरा इसको लिखा, तीसरा इसको लिखा। अब जरा मुझे अल्फा और ए में रिलेशन चाहिए, लास्ट स्टेप, हमको अल्फा और ए में रिलेशन चाहिए। तो मुझे ये बताओ, यहां दो पॉइंट्स कांटेक्ट में हैं, इस वर्टिकल धागे का लास्ट पॉइंट P और इसका लेफ्ट मोस्ट पॉइंट Q कांटेक्ट में है। इस वर्टिकल धागे का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, इस वर्टिकल धागे का सबसे नीचे वाला पॉइंट जिसकी वजह टर्न ले रहा है, पॉइंट P, और ये पॉइंट Q, कौन सा पॉइंट Q है? जो कि इस डिस्क का सबसे, इस सिलेंडर का सबसे लेफ्ट वाला पॉइंट है, दोनों कांटेक्ट में है, एग्रीड? ये जो धागा है, ये जो धागे का ये पॉइंट है P, इसकी एक्सीलरेशन कितनी है? सो बताओ मुझे। A1, अगर इसकी एक्सीलरेशन A1 है इस पॉइंट की, तो क्या इस पॉइंट की एक्सीलरेशन भी A1 ही है? है ना? क्योंकि यहां से यहां तक धागा इनएक्सटेंसिबल है। ये अगर A1 से चल रहा है, ये भी A1 से चल रहा है, तो इसकी एक्सीलरेशन टेंजेंशियली है A1, एग्रीड?
इसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक है ट्रांसलेशनल A2 और एक है रोटेशनल अल्फा। तो इस पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन होगी। ट्रांसलेशनल की वजह से, सर हाँ A2, हाँ नहीं सर कुछ नहीं। ट्रांसलेशनल की वजह से हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होता है A2, और रोटेशनल की वजह से क्योंकि ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर होगी टेंजेंशियली। कितनी होगी? अल्फा इंटू आर होगी। बोलो, यहां कोई डाउट है किसी को? इसकी एक्सेलरेशन A1, ये पूरा इनएक्सटेंसिबल है, ये एंड A1 से, तो ये भी चलेगा A1 से ही। तो इसकी A1 तो इसकी होगी A1। तो पॉइंट P की नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है A1। पॉइंट Q की दो एक्सेलरेशन है, ड्यू टू ट्रांसलेशनल A2 डाउन, ड्यू टू ट्रांसलेशनल A2 डाउन एंड ड्यू टू रोटेशनल टेंजेंशियली अप अल्फा। इन दोनों का वेक्टर सम इसका नेट एक्सेलरेशन होगा। होना क्या चाहिए? दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम। तो A1 मस्ट बी इक्वल टू A2 माइनस अल्फा होगा। आ जाएगा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? समझ में नहीं आया। कंफ्यूजन हो रहा है। कहां से कंफ्यूजन हो रहा है? मुझे बस लास्ट वाली स्टेटमेंट लिखा ये ना, हाँ यस सर। ठीक ठीक ठीक। ये एक रस्सी है और ये इसमें बंधा हुआ है। इस पॉइंट को मैं एक्सीलरेशन A1 से मूव करा रहा हूं। मैं इस पॉइंट को, इस एंड को एक्सीलरेशन A1 से नीचे ले जा रहा हूं। तो मुझे ये बताओ, इस पॉइंट का, धागे के इस पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना होगा? A1 होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक धागा इनएक्सटेंसिबल है ना। यस सर। ठीक है। अब ये जिसके साथ वाइंडेड है, यहां स्लिपिंग नहीं हो रहा है, ये पॉइंट P है और इसका एक पॉइंट है Q। इसके सबसे लेफ्ट का पॉइंट है Q। इसको मैं अलग से ही दिखाता हूं। इसके पास दो चीजें हैं, एक है एक्सीलरेशन A2। इसकी वजह से इस पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होगा? ड्यू टू प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन इस पॉइंट की एक्सीलरेशन क्या होगी बताओ? A2। अगर ये प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन होता, ऐसे गिर रहा होता, रोटेट ना कर रहा होता, तो क्या हर पॉइंट की एक्सीलरेशन A2 ही होती? हाँ सर। होती ना, हाँ सर। कि ट्रांसलेशन की प्रॉपर्टी होती है, A2 ही होती। अब अगर ये सिर्फ इस सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा होता, इस एक्सिस के अबाउट सेंटर मास, अगर ये सिर्फ रोटेट कर रहा होता अल्फा से, प्योरली रोटेशनल होता सेंटर मास एक्सिस के अबाउट, तो उस केस में इसकी एक्सीलरेशन होती एक और होती नीचे। कितनी होती? अल्फा आर। क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इस पॉइंट पे अल्फा आर टेंजेंशियली, इस पॉइंट पे अल्फा आर टेंजेंशियली, इस पॉइंट पे अल्फा आर टेंजेंशियली, इस पॉइंट पे अल्फा आर टेंजेंशियली। होगा कि नहीं? नहीं होगा? होगा सर। समझ रहे हो? या चलो मैं इसको फिर से करके दिखाता हूं। मैं उसको पहले मैं कांस्टेंट लेसन इस बता देता हूं, बाद में उसको ये करते हैं, यूज करते हैं। अप्लाई बाद में करते हैं, पहले समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं और तुमको उसमें कुछ रिलेशंस निकालने हैं। मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं और तुमको कुछ रिलेशंस निकालने हैं। सर, हाँ अगर अभी जो केस लिया था उसमें जो वो डिस्क था जो ऐसा पूरा रोड था
हम्म, वो ऊपर होता और मास नीचे होता तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उसमें ट्रांसलेशनल लगाते कि रोटेशनल? देखो बता रहा हूँ, तुम मुझे बताना मुझे कौन सा डायग्राम लेना है। पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन का सिर्फ एक पार्ट है, क्वेश्चन उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन का एक पार्ट बना रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, ये एक प्लैंक है, ये एक व्हीकल है, तो उसको एक गाड़ी ही बना देते हैं। यहां एक कोई रोलिंग बॉडी रखा हुआ है, ये दिया हुआ है कि इसकी एक्सेलरेशन है ए नॉट, या इसकी एक्सेलरेशन है ए, इसकी एक्सेलरेशन है ए नॉट, और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, इसकी रेडियस है आर। हर एक चीज ग्राउंड फ्रेम में दिया है, ये भी ग्राउंड फ्रेम में, ये भी ग्राउंड फ्रेम में, सब कुछ ग्राउंड फ्रेम में दिया हुआ, ठीक है। तो ये कहा गया है कि ये दिया हुआ है, नो स्लीपिंग एनीवेयर, नो स्लीपिंग एनीवेयर, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए नॉट, अल्फा नॉट, आर एंड ए। दूसरा, मैं यहां एक स्पिंडल को पकड़े हुए हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये स्लिप नहीं कर सकता है, समझ रहे हो ना, ये स्लिप नहीं कर सकता है। मैं अपने हाथ को ऊपर खींचूंगा, इसको छोड़ के, मैं इसको छोड़ रहा हूं और हाथ को ऊपर खींच रहा हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं और अपने हाथ को ऊपर खींच रहा हूं बहुत तेज, ठीक है। मैं तुझे पूछ सकता हूं किस स्पीड से या किस एक्सेलरेशन से मैं हाथ को खींचूं कि ये रेस्ट पे रहे, मैं तुमसे ये पूछ सकता हूं। चलो मैं एक दूसरा केस ले रहा हूं कि ये क्या है, एक किस्म का बॉबिन है। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, ये इस टाइप का बॉबिन है, दिख रहा है ना बॉबिन, इस टाइप। इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिरेगा, अगर मैं इसको पकड़े हुए हूं तो ये नीचे गिरेगा ऐसे ऐसे। और अगर मैं इसको ऊपर खींचूंगा, या मैं अगर ये करूं कि मैं इसको एक पुली के ऊपर से इस तरह से कर दूं, बेंड कर दूं एक पुली के ऊपर से, और मैं यहाँ एक मास को हैंग कर दूं, तो हो सकता है ये मास यहाँ जो हैंग करके छोड़ूंगा ये भी नीचे गिरेगा, और हो सकता है ये भी नीचे गिरेगा, पर हम जानना चाहते हैं किस एक्सेलरेशन से गिरेगा वगैरह वगैरह कुछ भी। तो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ। चलो अभी मैं सिर्फ कांस्टेंट रिलेशन की बात कर रहा हूँ, और जो रिलेशन में एक्सेलरेशन में निकालूंगा वही रिलेशन के वेलोसिटी के बीच में होगा। अगर इसकी वेलोसिटी होती v, ये होती v नॉट, ये होती ओमेगा नॉट, तो वही रिलेशन वेलोसिटी में भी मिलेगा तुमको। ये आइडियल है, ये आइडियल है, इसकी मास है m, रेडियस है r, मोमेंट इनर्शिया है कुछ होगा, ठीक। हमको ये दिया हुआ है, यानी ये जो है रियल पुली है, मास m, मास m कोई मतलब अभी है नहीं। इसकी सेंटर की एक्सेलरेशन है a1, a नॉट, ये ऐसे टर्न हो रहा है, अल्फा नॉट, ठीक है। और ये अब मान लेते हैं कि ये जो है ऊपर जा रहा है विथ ए, एग्रीड। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी जो क्वेश्चन लिए थे उसमें क्या था,
अब ये क्वेश्चन इसमें इस टाइप से था ना, हाँ ये आइडियल पुली है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्या लिया नहीं सॉरी ये इस तरह ऐसे। इसके ऊपर एक धागा बहुत जोर जोर से लपेटा हुआ है, यहां इसकी एक्सेलरेशन है ए, इसकी है ए नॉट, इसकी अल्फा नॉट। एग्रीड? रेडियस है। रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखो। कहीं कोई स्लिपिंग स्किडिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे दो बॉडीज अगर कांटेक्ट में किसी भी पॉइंट पे, तो उनके बीच की, समझो अगर मेरी हाथ, मेरी फिंगर जिस एक्सेलरेशन से चल रही है, मेरे फिंगर का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम है, समझ रहे हो? यस सर। मुझे ये बताओ, मैं यहां दो पॉइंट्स ले रहा हूं, मैं यहां दो पॉइंट ले रहा हूं, एक ले रहा हूं पॉइंट P और एक ले रहा हूं पॉइंट Q। इस डिस्क का बॉटम मोस्ट पॉइंट और इस व्हीकल का एक पॉइंट Q कांटेक्ट में है। Q की एक्सेलरेशन कितनी है बताओ, Q की एक्सेलरेशन कितनी है? A। एक ही एक्सेलरेशन है, कोई बात नहीं है, यही होगी। P की कितनी एक्सेलरेशन है? एक ट्रांसलेशन के कारण और एक रोटेशन के कारण, सही है? यस सर। ड्यू टू ट्रांसलेशनल इसकी एक्सेलरेशन कितनी है बताओ? ए नॉट। ए नॉट। और ड्यू टू ओनली रोटेशनल इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? जब कोई चीज रोटेट करता है, जब कभी कोई सर्कुलर मोशन होता है, तो उसकी दो एक्सेलरेशन होती है। एक होता है हर पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, एक हर पॉइंट पे होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा, और एक हर पॉइंट पे होता है रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, होता है ना? एग्रीड? तो अगर ये सिर्फ अल्फा नॉट से रोटेट कर रहा है इस एक्सिस की ओर, अगर ये सिर्फ अल्फा नॉट से रोटेट कर रहा है, तब इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? कितनी होगी जी? कितनी होगी? कुछ बोल रहे हो कि मैं सुन नहीं पा रहा हूं? कोई कुछ बोलो तो। एक बार और क्वेश्चन करो। ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रहा है। अल्फा इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है, अल्फा इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी वो अपनी वेलोसिटी, मैंने एक फैन को स्विच ऑन किया है और फैन धीरे धीरे स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। फैन को स्विच ऑन किया, वो स्लोली स्टार्ट होगा और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। इस पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी? अगर इसकी रेडियस r है तो इस पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी? अल्फा। इसकी कितनी होगी? अल्फा टेंजेंट के लॉ होगी ना? इसकी कितनी होगी? अल्फा। इसकी कितनी होगी? होगी ना? तो यहां बताओ, जब ये अल्फा से घूमेगा इसकी कितनी होगी? ड्यू टू रोटेशनल मोशन और दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? अल्फा नॉट आर। राइट वर्ड। इसकी कितनी होगी? अल्फा नॉट आर डाउनवर्ड। इसकी कितनी होगी?
अल्फा नॉट आर लेफ्टवर्ड, होगा ना? यस सर। मैं अगर ट्रांसलेशनल के कारण एक्सेलरेशन और रोटेशनल के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू एसीएम ए नॉट जो एक्सेलरेशन हर पॉइंट का था और ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो एक्सेल, दोनों को वेक्टर सम ले लूं तो नेट एक्सेलरेशन मिलेगा ना? यस सर। तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा ए नॉट माइनस अल्फा नॉट आर, होगा? तो हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ पी और क्यू टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेम होती है, इसका मतलब है ए नॉट माइनस अल्फा नॉट आर इज इक्वल टू ए। न्यूटन लॉ तो बाद में लगाएंगे बट उसमें ये चाहिए होगा। उसी तरह से स्पीड होती वी नॉट, इसकी होती ओमेगा नॉट, वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर, वी नॉट माइनस इसकी नेट स्पीड, वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर इसकी नेट स्पीड, और इसकी स्पीड कितनी वी, दोनों इक्वल होती। सर हाँ सर पर अपन ने इसमें एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ ली? अपन ने विद रिस्पेक्ट टू ट्रक ही ले ली। विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक ली ना अपन ने। कहाँ लिए ट्रक? ग्राउंड ही तो लिए। ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ p रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एक्सेलरेशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही ना? ये कितनी दी हुई है? ए नॉट सर पर a नॉट प्लस a हो जाएगी ना क्योंकि वो ट्रक पे चल रहा है तो। ए नॉट a नॉट प्लस a हो जाएगी ना क्योंकि ट्रक की a है तो। ये तुमको मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है स्पीड, ठीक है ना? हाँ सर। ये तो मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंटर मास का स्पीड दिया है। तो मतलब a नॉट ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हो। हाँ सब कुछ मैंने पहले ही बोला, सब कुछ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही है। ठीक है सर। नहीं तो तुम अगर इसको ए नॉट नहीं लोगे, तुम किस फ्रेम में बोल रहे हो? इस फ्रेम में तुमको स्टीरियो फोर्स लगाना पड़ जाएगा। यहां बताओ, इसकी एक्सेलरेशन ए, इसकी एक्सेलरेशन ए, सही है? हाँ सर। माना है, लेट इट बी ए। इसकी 0 तो इसकी नीचे ए। कोई डाउट किसी को? इन दोनों का मीन वैल्यू ये होता है, इन दोनों का एवरेज वैल्यू ये होता है। ये ए यानी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी एक्सेलरेशन ए, सही है? इस धागे के इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ए, हाँ सर। इसका 2 एक्सेलरेशन है, ये इस अच्छा अगर हम पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की बात करें और पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करें, और हम पॉइंट पी और पॉइंट क्यू की बात करें, यहां और यहां भी दो, यहां भी धागा और ये कांटेक्ट में है, और यहां भी बी और धागा और ये कांटेक्ट में है। बी की एक्सेलरेशन कितनी है बताओ? बी की एक्सेलरेशन कितनी है? 0। तो ए की क्या होनी चाहिए नेट एक्सेलरेशन? 0। अब मुझे बताओ ए के पास 2 एक्सेलरेशन है, एक है ड्यू टू ट्रांसलेशनल, ए के पास 2 एक्सेलरेशन है, ट्रांसलेशनल की वजह से नीचे, एग्रीड, और रोटेशनल की वजह से अल्फा नॉट इंटू आर, सही है? यस सर। इसके 2 एक्सेलरेशन है, एक है ट्रांसलेशन की वजह से डाउन होगा, सबका डाउन होगा, और बट इस पॉइंट का बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज है अपवर्ड, ये दोनों कैंसिल होकर 0 होना चाहिए, तो ए नॉट माइनस अल्फा नॉट आर 0 होगा। अगर ए और बी में कोई स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब ए और बी की एक्सेलरेशन सेम है, बी की एक्सेलरेशन 0 है, तो ए की नेट एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए। यानी कि अगर ए नॉट से नीचे आ रहा है और ये अल्फा नॉट इंटू आर से टेंजेंशियली, ये टेंजेंशियली अल्फा नॉट इंटू आर से ऊपर जा रहा है, इसकी नेट एक्सेलरेशन होगी सुपर इंपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल पार्ट। हाँ सर। इसकी यहां से एक रिलेशन निकल गया। दूसरा यहां देखो, यहां पर P और Q को देखो, P की एक्सेलरेशन थी A, सही है? P की एक्सेलरेशन जो इस धागे जो इसकी वही इसकी, और यहां से यहां धागा स्ट्रेट है तो P की एक्सेलरेशन A।
क्यू की दो एक्सेलरेशन होगी, क्यू की दो एक्सेलरेशन होगी, कौन कौन सी? एक होगी ड्यू टू ट्रांसलेशनल, हमेशा नीचे, ट्रांसलेशनल नीचे ए नॉट, इस क्यू की भी एक्सेलरेशन ट्रांसलेशनल से ए नॉट ही होगी, बट रोटेशन की वजह से इस पॉइंट की स्पीड होगी नीचे, होगी हाँ सर, कितनी होगी? ई नॉट आर। अल्फा नॉट इंटू आर, यानी इस पॉइंट की नेट एक्सेलरेशन होगी ए नॉट प्लस अल्फा नॉट आर, ए नॉट प्लस अल्फा, ये किसके इक्वल होनी चाहिए? ए के इक्वल। हाँ सर, तुम अल्फा नॉट आर को यहां डाल दो ए नॉट, अल्फा नॉट आर को यहां क्या डाल दो? ए नॉट, तो हो जाएगा 2 ए नॉट इज इक्वल टू ए, तो ए किसके इक्वल आ गया? ई नॉट बाई ए नॉट बाई 2 टू, ई नॉट। होना भी चाहिए, क्यों? दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, ए प्लस दिस बाई 2, ए नॉट इज ए बाई 2। तो ई नॉट की जगह ए होगा और ए की जगह ई नॉट होगा। एक यस मिनट, सर, हमने गलत लिखा है क्या? तो आखिरी वाली स्टेप में लास्ट स्टेप में। अच्छा, लास्ट स्टेप में यहाँ हो जाएगा 2 ए नॉट इज इक्वल टू ए, अच्छा, सो ए इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू ए बाई 2। यहां मैं क्या कर रहा था? तो जब हमसे एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन पूछे थे, यही एक तरीका है, हमको एक्चुअली कांस्टेंट में एक पूरी क्लास लेनी चाहिए थी, ठीक है, ले लेंगे। यहां इसकी एक्सेलरेशन ए, तो इसकी भी ए, एग्रीड? यस सर। और इसकी होगी 2, ट्रांसलेशनल पार्ट नीचे, रोटेशनल पार्ट ऊपर, एग्रीड? यस सर। तो ए इज इक्वल टू होगा ए नॉट माइनस अल्फा नॉट आर। अच्छा, मान लो मैं अगर ऐसा करता हूं, एक सेकेंड, मान लो मैं ऐसा एक पहले डिस्क ले रहा हूं, फिर मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। मान लो ये 2 व्हील्स हैं और इनमें एक टूथ बना हुआ है, ऐसे करके इसमें टूथ बना हुआ है। ये इसकी एक्सिस है और ये इसकी एक्सिस, यहां भी टूथ बना हुआ है, ठीक है। मैं इसको, इसकी रेडियस है r1 और इसकी रोटेशनल है अल्फा 1, इसकी रेडियस है r2, इसकी रोटेशनल स्पीड कितनी होगी? अल्फा 2 होगी। कैसे रिलेट करोगे? ये ऐसे हो, इस तरह घूम रहा है, इस पॉइंट P और Q की एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम। हाँ सर। तो दोनों की एक्सेलरेशन है कितनी कितनी, पहले सो बताओ मुझे। अल्फा 1 R1 इज इक्वल टू अल्फा 1 R1 इज इक्वल टू अल्फा 2 R2। अल्फा 2 R2, देखो ठीक है, चलेगा। तो इस टाइप से हम इसको सेट करना पड़ेगा। देखो, एक को घुमाता हूं, दूसरा भी घूम रहा है, घूम रहा है ना, हाँ सर। लेकिन अलग अलग स्पीड से घूम रहा है। ये धीरे घूम रहा है, वो बहुत तेज घूम रहा है।
दिख रहा है? यस सर। क्यों? क्यों? क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक फिक्स है और दूसरा उसके ऊपर फिसल फिसल के जा रहा है। तो याद रखना, यहां भी कंडीशन वही है, ये पॉइंट P और Q की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी सेम आएगी। इसका मतलब है इसकी अल्फा 1 r1 है, इसकी स्पीड है, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? ट्रांसलेशनल तो है ही नहीं, रेस्ट पे सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल के कारण इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा 1 r1 और इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा 2 r2 दोनों सेम आएगा ना? ये हम पुली में करते हैं। होता क्या है कि हम जब साइकिल चलाते हैं, हमारा तुम देखना साइकिल का जो पेडल होता है, जहां पे वो चेन लगा होता है साइकिल में, ऐसे करके चेन लगा होता है यहाँ पे। हम इसको जब एक बार घुमाते हैं, ये 10 बार घूमता है, क्योंकि जब तक ये एक सर्किल कंप्लीट करता है। क्योंकि समझो, अगर इसकी ओमेगा 1 है, r1 है, और इसकी r इसकी छोटी है, तो इसकी ओमेगा ज्यादा होगी। इसे जब कन्वेयर बेल्ट लगाया जाता है, कन्वेयर बेल्ट जब किसी मिल में लगाया जाता है, तो बड़े चीज को घुमाने से छोटा चीज कई बार घूम जाता है। बड़े चीज को घुमा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, विंड मिल है मेरे पास। विंड मिल को एक बार घुमाओगे तो उसका जो डायनेमो होता है वो 50 बार घूमता है। लेकिन एक चीज वहां रिलेशन रहेगा, अगर इसकी ओमेगा 1 है, इसकी ओमेगा 2 है, तो इसकी स्पीड कितनी है? ओमेगा 1 r1, इसकी कितनी होगी? ओमेगा 2 r2। ठीक है?